नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, हम राजनीतिक दल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम इसके अनेक रूपों पर चर्चा करते रहे हैं। आज हम दल प्रणाली के क्या क्या रूप होते हैं जो प्रचलित हैं उसके ऊपर अपनी वार्ता करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले दल प्रणाली के 3 रूप प्रचलित हैं। पहला एक दलीय प्रणाली, दूसरा द्विदलीय प्रणाली और तीसरा बहुदलीय प्रणाली। तो बच्चों, हम इन तीनों प्रणालियों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। और एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, उसके गुण और दोष, आज हमारा इस पे फोकस रहेगा। यदि देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। एक दलीय पद्धति का आधार यह विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। संपूर्ण देश में केवल एक ही दल कार्य कर सकता है, अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं है। दल के विरुद्ध बोलना या सोचना राजद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल जन्म लेता है तो उसे अवैध घोषित किया जाता है, उसे शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार का प्राधिकार पहले निरंकुश राजतंत्रों में था और आजकल अधिनायक तंत्रों और जनवादी लोकतंत्रों में पूर्ण अभिव्यक्ति पा रहा है। एक दलीय शासन के कई रूप हैं। प्रथम सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय देश, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, चीन, क्यूबा आदि समाजवादी सरकारें हैं जिनका अंतिम ध्येय साम्यवादी समाज का निर्माण करना है। एक दलीय शासनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सक्रियता के सब पहलुओं पर पार्टी का अत्यधिक नियंत्रण, प्रभावी विचारधारा पर बल तथा केवल शासक दल के हाथों में राजनैतिक श्रेष्ठ जन की भर्ती का अधिकार रहता है। अब बच्चों, हम इसके जो प्रमुख गुण हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, सुदृढ़ शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन विरोधी दलों के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन संचालन करता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का सूत्र एवं प्रतीक हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर भय, आतंक, विवशता एवं शक्ति का समुचित प्रयोग भी किया जा सकता है। दूसरा गुण है आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय शासन में दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से अपनाया जाता है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। जैसे चीन और सोवियत संघ में अनेक दोष और कमियों के रहते भी जो महान आर्थिक उन्नति हुई है, उसे आज उसके प्रबल विरोधी भी स्वीकार करते हैं।
तीसरा जो गुण होता है एक दलीय प्रणाली का, वह है अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का अनुशासन रहता है। आए दिन हड़ताल, तालाबंदी, घेराव नहीं देखा जाता है। शासन को शक्ति का भय बना रहता है। और अगला जो बिंदु है वह है राष्ट्रीय एकता। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी खत्म हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो बच्चों, एक दलीय शासन प्रणाली के ये सारे गुण वहाँ की प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और एक हाथ में शक्ति होने से समुचित कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। अब इसके क्योंकि गुण हैं तो नेचुरल है, दोष भी हैं, तो उसमें कुछ प्रमुख दोष हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले व्यक्तिक स्वतंत्रता का लोप होना। एक दलीय शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वह समाप्त हो जाती है। इसमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद एवं आलोचना को स्थान नहीं दिया जाता। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं रहती। दूसरा पॉइंट, विपक्ष का अभाव। किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। विपक्ष न केवल शासन को जागरूक रखता है अपितु वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष को कुचल दिया जाता है और जनता को आतंकित कर दिया जाता है। तो बच्चों, यदि विपक्ष प्रबल नहीं होगा और वो जो कार्य एक दलीय प्रणाली में एक स्वतंत्र संप्रभु कर रहा है उस पर नियंत्रण नहीं रखेगा, तो नेचुरल है उस प्रणाली में काफ़ी सारे दोष होंगे और जनता सारा काम वैसे ही करेगी। इसलिए विपक्ष का अभाव इस दल प्रणाली का महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। तीसरा है अधिनायक तंत्र। एक दलीय शासन व्यवस्था वस्तुतः अधिनायक तंत्र में बदल जाती है। यह व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। व्यक्ति की स्थिति राज्य रूपी मशीन के पुर्जे के समान ही रह जाती है। और अगला पॉइंट जो है बच्चों, प्रगतिशील विचारों का विरोध। एक दलीय शासन सभी प्रगतिशील विचारों, लोकतंत्र, उदारवाद, समानता तथा स्वतंत्रता का विरोधी हो जाता है। कहने का अभिप्राय बच्चों कि जहाँ एक दलीय शासन होगा वहाँ प्रगतिशील जो विचार हैं, जो किसी भी प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लोकतंत्र ख़त्म हो जाता है, उदारवाद ख़त्म हो जाता है, समानता और स्वतंत्रता भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का संप्रभुत्व होता है। तो ये भी एक बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, प्रगतिशील विचार ही नहीं रहेंगे, उदारवादी दृष्टिकोण ही नहीं रहेंगे, तो नेचुरल है व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। और अंतिम पॉइंट है बेटा, दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण। एक दलीय शासन में शिक्षा, कला व साहित्य का स्वतंत्र विकास संभव नहीं होता। आप समझने का प्रयास करें बच्चों
कि एकदलीय शासन में शिक्षा, जो हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, कला, जो हमारा कल्चर है, आर्ट है, वो साहित्य और का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता है। शिक्षा, समाज, कला और साहित्य पर दल का अंकुश रहता है। कोकर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया है, राष्ट्र के सार्वजनिक तथा सांस्कृतिक जीवन को केंद्रीकृत किए जाने पर उस देश विदेश के साहित्य, कला तथा ज्ञान की समाप्ति हो जाती है।